गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? बढ़िया हैं? बढ़िया सब बढ़िया। बढ़िया सर। ज्वाइनिंग हो गई सबकी? जी हाँ। कुछ की पेंडिंग है? हाँ सर, कुछ की पेंडिंग है अभी। ओके ओके, बट वो कंटिन्यूटी में ही होगी, कोई गैप नहीं आएगा उसमें। हाँ हाँ, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था जुलाई को, उनकी पेंडिंग है। चलिए जी, मुबारक है सबको जिन्होंने ज्वाइन किया। यू आर ऑन द परमानेंट रोल्स ऑफ गवर्नमेंट नाउ, है ना? अब वो टाइम पीरियड हो गया है, सो आप एक लेवल में आ गए हैं, का भी फर्क पड़ जाएगा। बट वही है कि उसमें एग्जाम की एक रहेगी आगे, तो नो वरीज, तो सब लोग आप अच्छे से पास कर लेंगे। कल इसीलिए ऑफ किया था, यू गाइस वर सेलिब्रेटिंग, तो मुझे लगा मैं कल क्यों आप लोग अच्छे से ज्वाइनिंग भी कर ले, और कुछ फार फ्लंग से ट्रैवल कर रहे थे, सो दैट्स व्हाई आई एग्रीड। लास्ट टाइम हम लोग पेंशन का एक न्यूमेरिकल कर रहे थे, उसमें हमने क्वालिफाइंग सर्विस तक किया था उसको। उस क्वालिफाइंग सर्विस की कैलकुलेशन में अगर किसी को कोई डाउट हो या प्रॉब्लम हो तो बताएं, फिर मैं आगे उसको कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि उसमें हमने पेंशनरी बेनिफिट्स कैलकुलेट करने हैं। क्वालिफाइंग सब कैलकुलेट कर ली थी। इफ यू गाइस हैव एनी डाउट प्लीज आस्क दैट। सर, वो जो कमिटेड वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट बताना कि कमिटेड लीव वाला। कम्यूटेड पेंशन वाला? अच्छा, कम्यूटेड लीव वाला। हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, कम्यूटेड लीव में क्या है, अभी आपने लीव रूल्स करने हैं, लीव अकाउंट बनाना भी मैंने आपको सिखाना है। कम्यूटेड लीव जो होता है वो अर्न लीव के केस में रेलिवेंट नहीं होता, वो हाफ पे लीव के केस में रेलिवेंट होता है। तो ब्रॉडली हमारे दो अकाउंट बनते हैं, लीव अकाउंट बनाते हैं तो उसमें दो अकाउंट बनते हैं, एक तो बनता है अर्न लीव अकाउंट और दूसरा बनता है हाफ। जो वेकेशन वाले डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, टीचिंग वाले डिपार्टमेंट हो गए, उनके केस में तो हाफ पे लीव अकाउंट ही बनता है, क्योंकि अर्न लीव उनको अलाउड ही नहीं होती ना। आप कुछ सिचुएशंस में उनको भी अर्न लीव मिल सकती है, बट नॉर्मली उनके लिए अर्न लीव अकाउंट जो है वो रेलिवेंट नहीं होता, उनके लिए हाफ पे लीव अकाउंट जो है वो रेलिवेंट होता है। नाउ हाफ पे लीव अकाउंट या हाफ पे जो है उसका जो लीव का कैलकुलेशन होता है, हाफ पे लीव इज कैलकुलेटेड व्हेन यू कंप्लीट 1 ईयर इन अपॉइंटमेंट। जब 1 साल से आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो 28 ठीक है, अगर 28 जून को आपकी अपॉइंटमेंट हो गई तो दैट मीन्स 27 जून नेक्स्ट ईयर यू विल बी कंप्लीट। ठीक है, 1 साल आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उस समय हाफ पे लीव इक्वल टू 20 days इज क्रेडिटेड टू हाफ पे लीव अकाउंट। तो इस तरह से उसकी एडिशन होती है। अब हाफ पे लीव को अवेल करने के दो तरीके होते हैं, एक तो हाफ पे उसको अवेल किया जाता है और एक उसको हम कम्यूट करवा सकते हैं। अगर हाफ पे उसको अवेल करेंगे तो जितनी छुट्टी आप लेंगे उतनी ही हाफ पे लीव अकाउंट में से डिडक्ट होगी। से यू आर टेकिंग लीव ऑफ 30 days, so 30 days will be deducted from your half pay leave account, but you will be drawing half pay during that period. आप जो पे ड्रा करेंगे वो हाफ ड्रा करेंगे। अब आपके पास लीव थी बहुत ज्यादा, 30 days की लीव आपको चाहिए थी, और आपने बोला मैं कम्यूट करवाना चाहता हूँ उसको। In that case, you will be given 30 days leave,
but the leave deducted out of your half pay leave account will be 60 days. You will get full pay for that. So commuted leave means you are getting full pay, but the leave deducted out of your half pay leave account is double of what you are getting, what you are availing. That's clear? बाकी लीव अकाउंट हमने करने हैं, अभी लीव रूल्स हमने करने हैं, तो उसमें और भी क्लैरिटी आपको हो जाएगी. अभी इतना तो समझ में आ गया ना? Yes, sir. Sir, how many is allowed half? हाँ जी, मैक्सिमम सर इसके हाफ पे लूप सर. मैक्सिमम कितने allowed half पे leave allowed है? मैक्सिमम 700 होते हैं, लेकिन उसमें कंडीशंस रहती हैं. ऐसा नहीं है कि हम हर पर्पस के लिए हाफ पे लीव ले सकते हैं. ठीक है, तो वो जब हम लीव रूल्स को डिस्कस करेंगे उसमें सारी लीव्स आ जाएंगी. लीव नॉट ड्यू भी आ जाएगी, हाफ पे लीव भी आ जाएगी, मेडिकल सर्टिफिकेट वाली लीव भी आ जाएगी. ठीक है, तो ऐसे अगर आपको याद रखना हो तो आज की डेट में आप 700 याद रख सकते हैं. ओके, ठीक है सर. जैसे अर्न लीव का जो मैक्स है वो 300 ही है ना, 300 से ज्यादा नहीं जा सकते हम, तो 300 इज द मैक्स. अगर उससे ज्यादा होगा तो वो लैप्स हो जाएगी. ओके, हम लोग उस दिन पहुंचे थे, कोई उस दिन एब्सेंट था तो सब लोग थे. अगर कोई एब्सेंट भी था तो यस सर, एब्सेंट. कोई बात नहीं. वो फाइल अभी इधर ही है, उसको हमने आगे एक्सटेंड करना है. बाकी वहां तक हमने उसको कवर किया था. ठीक है, हम लोगों ने एक क्वेश्चन उस दिन डिस्कस किया था. जस्ट टू रिकैप एंड अराइव एट द सेम लेवल वेयर वी लेफ्ट. तो ये हमने एक क्वेश्चन किया था उसमें. ठीक है, इसमें था क्वालिफाइंग सर्विस हमें कैलकुलेट करनी थी, मंथली पेंशन कैलकुलेट करनी थी, DCRG कम्यूटेशन ऑफ पेंशन एंड कैश इन ल्यू ऑफ लीव सैलरी. अब सबके लिए जो बेस था वो था क्वालिफाइंग सर्विस. क्वालिफाइंग सर्विस निकलेगा तो ये सारे फैक्टर्स फिर कैलकुलेट हो जाएंगे. ठीक, डेट ऑफ बर्थ वाज गिवन टू बी 8th of April 1965. ज्वाइनिंग जो था 1990 में था, 9/8 को. EOL विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट था. अब EOL विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट क्वालिफाइंग सर्विस का पार्ट नहीं बनता. विद मेडिकल सर्टिफिकेट हो तो क्वालिफाइंग सर्विस का पार्ट बन जाएगा. पे उसमें भी नहीं मिलेगी. EOL मीन्स नो पे, बट क्वालिफाइंग सर्विस का पार्ट बन जाता है इन केस इट इज विद मेडिकल सर्टिफिकेट. बट यहाँ पे विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट है, इट विल नॉट काउंट एज क्वालिफाइंग सर्विस. कम्यूटेड लीव, इसका कोई वास्ता नहीं है क्वालिफाइंग सर्विस से. ठीक है, पे मिली है उनको. देन सस्पेंशन था इसमें, और सस्पेंशन में लिखा था विच वाज एडजस्ट एज पेनल्टी. सस्पेंशन जो है वो पेनल्टी के तौर पे हो जाए तो वो भी क्वालिफाइंग सर्विस का पार्ट नहीं होती. देन डाइस नॉन था, नो वर्क नो पे. इसमें भी इंटरप्शन इन सर्विस माना जाता है, ब्रेक इन सर्विस माना जाता है. दिस विल आल्सो नॉट क्वालिफाई. उसके बाद EL थी, EL के लिए उनको पे मिली होगी, तो उसका नॉन क्वालिफाइंग सर्विस में कोई योगदान नहीं होगा. उसके बाद हमने किया था कि उनके पास जो अर्न लीव थी वो 290 दिन की थी. आप लोगों ने ही बोला था कि 290 डेज ले ले. और उनकी जो पे थी वो L8 में रिटायर हो रहे हैं, और उस समय उनकी बेसिक जो 64,100. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने उस दिन डील किया था. सबसे पहला स्टेप इसमें यही था कि हमें क्वालिफाइंग सर्विस कैलकुलेट, और क्वालिफाइंग सर्विस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास स्टेप्स क्या है. पहला स्टेप होता है ग्रॉस क्वालिफाइंग सर्विस, और उसके बाद उसमें से माइनस हो जाते हैं नॉन क्वालिफाइंग पीरियड्स. अगर नॉन क्वालिफाइंग पीरियड्स ना हो तो जो ग्रॉस है वही नेट है. ठीक है, फिर तो कोई डिफरेंस है ही नहीं है.
जो ग्रास बनेगा वो फिर हम लिखेंगे ही नहीं कि ग्रास है या नेट है, फिर सीधा लिखेंगे क्वालिफाइंग सर्विस, ओके, बिकॉज देयर इज नो डिडक्शन आउट ऑफ दैट। तो अगर डिडक्शन हो तो पहले हमने ग्रास क्वालिफाइंग सर्विस कैलकुलेट करनी है, उसके बाद हमने नेट क्वालिफाइंग सर्विस कैलकुलेट करनी है। और नेट क्वालिफाइंग सर्विस क्या बनेगी, हमने जो ग्रास कैलकुलेट किया होगा उसमें से नॉन क्वालिफाइंग पीरियड्स माइनस हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने किया था ग्रास क्वालिफाइंग सर्विस। ग्रास क्वालिफाइंग सर्विस के लिए डेट ऑफ रिटायरमेंट में से डेट ऑफ अपॉइंटमेंट को माइनस किया जाता है एंड देन वी गेट द ग्रास क्वालिफाइंग सर्विस। दिस इज ईयर, मंथ, डेज। डेट ऑफ रिटायरमेंट उनकी हमने खुद ही कैलकुलेट की थी, क्योंकि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो थी 1965, ऐसा नहीं थी ना जी? जी सर। ठीक है, 8/4/1965 उनकी डेट ऑफ बर्थ थी और उसके हिसाब से उनकी जो रिटायरमेंट की डेट बनती थी वो बनती थी 30/4, क्योंकि जिस महीने में वो 60 साल के हो जाएंगे उसके लास्ट दिन वो रिटायर होंगे, और अगर फर्स्ट को किसी की डेट पर बर्थ होगी तो पिछले महीने की लास्ट डेट को। यहाँ पे वो बेस था नहीं, 30/4 को वो रिटायर हो गए। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट उनकी दी गई है 9/8/1990। तो ये माइनस का केस था, सब्ट्रैक्शन का केस था। 30 में से 9 हमने माइनस किए, 21 + 1 आता है ये 9 को इंक्लूड करने के लिए, तो 22 दिन यहाँ पे हो गए। फिर उसके बाद 4 में से 8 माइनस नहीं हो पा रहा था तो हमने यहाँ से 12 किया। जब 12 करेंगे तो 12 महीने वहां से 12 करेंगे, 4 के हो गए 16, 16 में से 8 माइनस किया तो 8 हो गए। लेकिन साथ ही साथ ये 2025 था, जब एक साल यहाँ पे 12 किया तो ये 2024 पे चला जाएगा, पिछले साल पे चला जाएगा। अब 2024 में से 1990 हमने माइनस किया था, तो 34 ईयर्स 8 मंथ्स एंड 22 डेज। उसके बाद हमने बात की थी नॉन क्वालिफाइंग पीरियड्स की। नॉन क्वालिफाइंग पीरियड्स को हमने 1, 2, 3 करके किया था। पहला था EOL विदाउट MC, कहां से कहां तक था, 9/2/2014 तक था, और कहां से स्टार्ट हुआ था, 15/10/2013 से। इट्स गिवन इन द क्वेश्चन। अगेन सब्ट्रैक्शन का केस है ये, 9 में से 15 माइनस नहीं हो पाएंगे तो 12 करना पड़ेगा। जब मंथ से 12 करना है तो 30 दिन, जब ईयर से 12 करना है तो 12 महीने, ओके। तो ये 9 के हो गए 39, 39 में से 15 माइनस किए तो 24 + 1 हो गया। देन यहाँ पे 2 में से 10 माइनस नहीं हो सकता था, ठीक है, दो में से 10 माइनस नहीं हो सकता, रादर ये 2 भी नहीं रहा था, ये कितना हो गया था, ये तो 1 हो गया था ना। फिर जब यहाँ पे 30 हम ले गए तो ये तो 1 पे रह गया, तो 1 महीने में से 10 माइनस नहीं हो पाएंगे तो हमें यहाँ से 12 करना पड़ा। 1 साल 12 किया तो 1 के हो गए 13, 13 में से 10 माइनस किए 3, अब 2013 माइनस 2013 0 हो गया। तो दैट मीन्स 3 मंथ्स एंड 25 डेज। उसके बाद था सस्पेंशन, एडजस्ट एज पेनल्टी। कहां से कहां तक था, 16/8/2019 से लेके 13/12/2019 तक। 13 में से 16 माइनस नहीं हो सकते तो यहाँ से 30 12 किया, 43 हो गए। 43 में से 16 माइनस किया, 27 + 1 हो गया। ये 12 का 11 हो गया, 11 में से 8 माइनस किया तो 3 हो गया। 2019 माइनस 2019 0। Then we were having the third non-qualifying period, which was Taisnan. Taisnan was starting from 16th of July 2021 till 5th of September 2021. अब 5 में से 16 माइनस नहीं हो रहे थे तो यहाँ से 12 किया महीना, 35 हो गए। महीने के लिए हमेशा बेंचमार्क जो है, थंब रूल है, दैट इज 30 डेज। तो 35 - 16, 19 + 1, देन 8 में से 7 माइनस नहीं हो 8 में से 7 माइनस हो सकते हैं तो 1 हो गया। 21 माइनस हुआ तो 0 हो गया। ये 3 पीरियड्स जो थे ये थे नॉन क्वालिफाइड। अब हमने क्या किया, नॉन क्वालिफाइंग पीरियड्स को ऐड कर लिया कि टोटल नॉन क्वालिफाइंग सर्विस कितनी बनती है। और दिस इज अ केस ऑफ प्लस। तो प्लस जब हमने किया तो यहाँ पे आए 73 डेज। अब क्योंकि 30 दिन का जो है 1 महीना होता है तो 60 दिन का तो 2 महीने हो गए, और 60 दिन से ऊपर जो है 13 दिन थे, वो 13 दिन जो है दिन में ही रहे। यहाँ पे आ रहे थे 7 महीने, तो जब वहां पे 60 दिन यहाँ पे शिफ्ट किए तो 7 के 9 हो गए वो। ओके, इज इट क्लियर?
सम टोटल समझ में आ गया सबको? यस सर, यस सर। ओके। उसके बाद फिर से माइनस वाला केस था। तो माइनस वाले केस में क्या करना था, ग्रास क्वालिफाइंग सर्विस में से नॉन क्वालिफाइंग पीरियड्स को हमने माइनस करना था। ठीक है, तो उसके बाद हमारी नेट क्वालिफाइंग सर्विस कैलकुलेट हो रही थी। ठीक है, तो यहां से जब हमने माइनस किया तो इस ग्रास में से इसको माइनस किया, सो वी वर लेफ्ट विद 9 days, 11 months and 33 years. तो 33 years, 11 months and 9 days. अब इसको कन्वर्ट करना है हमने कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड्स पर। तो ईयर्स को इंटू 2 करते हैं, क्योंकि एक साल में 6 मंथली पीरियड कितने होते हैं, 2 ही होते हैं ना। तो 33 इंटू 2 तो 6 मंथली पीरियड्स में कन्वर्ट हो गया। और जहां तक मंथ्स का सवाल है, वहां पे जो राउंडिंग होती है 6 मंथली पीरियड के लिए, दैट इज 3 months। मींस अगर ये 3 महीने भी होते तो एक 6 मंथली पीरियड उसमें ऐड हो जाता, लेकिन यहाँ पे है 11 months। तो 11 months जो है वो 3 महीने की राउंडिंग है, 3, 6 और उसके बाद 9। ओके, 3, 6 और उसके बाद 9। तो 6 का तो पूरा 6 मंथली मिलेगा, और उसके ऊपर भी तो 3 महीने है ना। 3 क्या, उसके ऊपर तो 5 महीने हैं, तो उसका भी एक 6 मंथली पीरियड मिलेगा। मीन्स 11 महीने के भी 2 6 मंथली पीरियड मिलेंगे हमें। अगर ये 9 भी होता तब भी 2 होते, लेकिन अगर 8 होता तो फिर 1 ही होता। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो इसको लेके हमारी जो कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड बने थे वो बने थे 68। अब हम इसके पेंशनरी बेनिफिट्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है सर, एक चीज पूछ रही थी। तो पूछे प्लीज। सर, ये सस्पेंशन एज पेनल्टी है, तो अगर मतलब एज पेनल्टी नहीं लिखा होगा तो फिर हमने उसको नहीं लेना है? हाँ, फिर वो नॉन क्वालिफाइंग में नहीं आएगा। ठीक है सर, अगर मतलब अगर कोई रिटायर हो रहा है बट सस्पेंड होके हो रहा है, तो फिर तब भी वो नहीं लेंगे उसको? नो, देखिए, अगर एडजस्ट एज पेनल्टी नहीं है, पहली बात तो ये है कि अगर आपने किसी को रिटायर करना तो आप सस्पेंडेड फॉर्म में उसको रिटायर करेंगे ही नहीं कभी। पहले उसको सेटल करेंगे फिर रिटायर करोगे आप। सस्पेंडेड पर्सन को रिटायर नहीं करोगे ना कभी आप। एज इट आर यू गेटिंग इट? तो आपको पहले उसको सेटल करना है, तब उसको रिटायर करोगे ना। समझ आ रहा है? जी सर, जी सर। ऐसा तो नहीं है ना कोई सस्पेंडेड होगा और आप उसको रिटायर करेंगे। तो रिटायरमेंट से पहले आपको उसकी सस्पेंशन को डिसाइड करना पड़ेगा कि उसका क्या करना है, तभी तो रिटायरमेंट की सेटलमेंट होगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी ना। तो दैट्स ऑलवेज डन, इट्स ऑलवेज प्रो एम्प्लॉय कि आपने उसको तंग नहीं करना है। रिटायरमेंट के समय वो क्लियर कट होना चाहिए। अगर उसको आपने पेनल्टी लगानी है लगा दो, बट रिटायरमेंट के दिन तो वो होगा ही होगा। तो अब हम पेंशनरी बेनिफिट्स उनके निकाल लेते हैं। सबसे पहले सर, ये अर्न लीव जो होगी ये बाद में इनकैश करेंगे? अभी एनकैश हो जाएगी, बड़ी अभी हो जाएगी। बाद में का मतलब क्या हुआ? अभी हम पेंशनरी बेनिफिट्स कैलकुलेट करने लगे ना। हाँ, तो वो इसमें 6 मंथ के पीरियड्स में ऐड नहीं होगी? यहाँ पे यस सर। नहीं, देखें, लीव जो है उसकी पेमेंट ही अलग होती है, उसका इससे कोई वास्ता नहीं है। वो तो जितनी आपकी में है उसके हिसाब से डिसाइड होगा। उसका क्वालिफाइंग सर्विस का नहीं है। क्वालिफाइंग सर्विस से उसका इनडायरेक्ट वास्ता है कि जितनी आपकी क्वालिफाइंग सर्विस होगी उतनी आपकी अर्न लीव ऐड हुई होगी। लेकिन फाइनली जो हमने देखना है वो तो लीव अकाउंट बना के देखना है, उसके हिसाब से होगा। ओके, एडिक्शन इसमें नहीं होगी, दैट विल बी सेपरेटली पेड। वो सेपरेटली पे हो रही है ना,
ठीक है, तो वो जितनी भी उनके अकाउंट में है उसके हिसाब से डिसाइड होगा। ओके, अब हम कर लेते हैं पेंशनरी बेनिफिट्स। सर फिर हम जितना भी कैलकुलेशन दिखा रहे हैं, हमें जब केस बनाना होगा तब भी ये सब लिखना है कि ये रफ में करना है ये सारा कैलकुलेशन? नहीं, ये सारा लिखना है आपको। देखें, कल को अगर आपको से नोटिंग में आ जाता है, जैसे नोटिंग ड्राफ्टिंग हम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आ जाता है कि पर्सन इज रिटायरिंग और आप उसका नोट पुट अप करें, तो उस केस में आपको कैलकुलेशंस तो नहीं दिखानी है, लेकिन ये सीक्वेंस आपको दिखानी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा, ये उसकी वो है ग्रास क्वालिफाइंग सर्विस है इतने साल, ये उनके नॉन क्वालिफाइंग पीरियड्स हैं, ये उनकी नेट क्वालिफाइंग सर्विस है। आप इमेजिनरी फिगर्स भी ले सकते हैं, बट दिस सीक्वेंस इज टू बी फॉलोड देयर एज वेल, ठीक है ना। पेंशनरी बेनिफिट्स में हम नंबर 1 ले लेते हैं, मंथली पेंशन, ठीक है। मंथली पेंशन जो होगी, क्योंकि यहाँ पे 46 मंथली पीरियड से ज्यादा है ना। यस सर। अगर पेंशन 40 से कम होता तो प्रोपोर्शनेट हो जाता, लेकिन यहाँ पे फुल पेंशन मिलेगी, ठीक है। तो मंथली पेंशन क्या बनेगी उनकी? 50% of the must pay draw। माइंड यू, हम पे की बात कर रहे हैं, मीन्स बेसिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें कंफ्यूजन होगा तो मैं बेसिक लिख देता हूँ, लास्ट बेसिक ड्रान, ओके। तो लास्ट बेसिक ड्रान कितनी थी? 64,100 ले रहे थे वो, एम आई राइट? 64,500 की 64,100 थी ना? यस सर। ओके ओके, 64,100, यस सर। ठीक है जी। दैट मीन्स 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 64,100 विच विल गिव अस, इसका हाफ कर ले, 64,100 का हाफ हो जाएगा, सो दैट विल बी 32,050। तो 32,050, ठीक है, क्लियर है जी? यस सर। अब हम दूसरे की बात करते हैं। जब कम्यूटेशन आएगा ना, फिर हम मंथली पेंशन पूरी बना के कम्यूटेशन सीखेंगे कि कैसे माइनस होती है वो, ठीक है। वो हम अभी पेंडिंग रखते हैं, पहले कम्यूटेशन हम कर लेंगे। उसके बाद था डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी, मीन्स डीसी आरडी। उसके लिए अगर आपको याद हो तो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था। फॉर्मूला वाज 1/4 1 divided by 4 ब्रैकेट उसके बाद क्या था? बेसिक पे प्लस बेसिक प्लस डी लास्ट बेसिक, ओके, प्लस डीए ब्रैकेट क्लोज इनटू था नंबर ऑफ 6 monthly periods subject to maximum of how many? 66 numbers. This was the formula for that. Now 1/4 basic, class basic थी 64,100, ओके, यस प्लस डीए वैसे ही ले ले, 50% ले ले, या आज की डेट वाला ले 53 ले ले? यस सर। 53 ले लेते हैं जो आज की डेट में एग्जिस्ट कर रहा है। सो 64,100 इंटू हो गया 53%,
तो दैट इज 33973, 33973। क्लियर हुआ सबको? यस सर। इनटू हो जाएगा, यहाँ पे 66 से ही मल्टीप्लाई होगा ना। हैड इट बिन से 64 तो फिर 64 से मल्टीप्लाई होगा। हैड इट बिन 60 तो 60 से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर 66 से अबव चले गए तो फिर 66 इज द मैक्सिमम कैप। ओके, मीनिंग देयर बाय डीसीआरजी यहाँ पे बन जाएगा 64,100 प्लस 33,973 डिवाइड बाय 4 by 4 into 66। तो ये बन रहा है 16,18,205। ठीक है, 16,18,205। 0.5 बन रहा था, हमने राउंडिंग में उसको देख लिया। कैलकुलेशन इज ओके फॉर ऑल। डीसीआरजी की कैलकुलेशन ओके है? यस सर। अब यहाँ पे क्या है कि डीसीआरजी का जो मैक्सिमम लिमिट है वो वैसे तो इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन अभी हुआ नहीं है। तो आज की डेट में वो 20 लाख है। ठीक है, अदरवाइज ये था कि डीए जब 50% से ज्यादा होएगा तो वो बढ़ेगा, बट राइट नाउ इट इज 20 ओनली। तो अगर कभी डीसीआरजी की कैलकुलेशन 20 से अबव जाएगी तो उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे हम 20 पे। यहाँ पे वैसा केस नहीं है। ओके, नंबर 3 वाज कम्यूटेशन यस सर। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन में क्या करते हैं हम? 40% लेते हैं एज ए स्टैंडर्ड। ठीक है, 40% ऑफ मंथली पेंशन। माइंड यू, यहाँ पे लास्ट बेसिक का कोई रोल नहीं है, ये कम्यूटेशन ऑफ पेंशन है। तो इसमें 40% ऑफ मंथली पेंशन हो जाएगा, इनटू होगा कम्यूटेशन टेबल, उसको फैक्टर भी कह सकते हैं, वैल्यू भी कह सकते हैं, इनटू हो जाएगा एज ए स्टैंडर्ड 12। दिस इज हाउ कम्यूटेशन इज वर्कड आउट। ये समझ में आया? सर ये 12 कहाँ से आता है? कौन से वाला? ये 12 है ना, 12 मल्टीप्लाई बाय 12। 12 का मतलब होता है 12 इयर्स की वैल्यू आपको मिली। 12 इज 12 इयर्स। ओके, ठीक है ठीक है सर। लेकिन जब वापस करने की टर्न आती है तो 15 में वापस करना। दैट्स द मींस ये लोन आपको 12 साल का वैल्यू का मिल रहा है और उसको वापस करना है 15 साल में, इसीलिए कम्यूटेशन इज ए कॉस्टली अफेयर। ओके, सो 12 इज मेंट फॉर 12 इयर्स। 40% ऑफ मंथली पेंशन। मंथली पेंशन हमने अभी कैलकुलेट की था 32,050, तो उसका 40% कैलकुलेट करना है। 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू हो गया 32,050 इंटू कम्यूटेशन का फैक्टर। कम्यूटेशन का फैक्टर अगर आपने देखना हो तो 1 पेज का ये टेबल है। ठीक है, कैन यू सी इट? इसमें जो कैलकुलेशन है एज और नेक्स्ट बर्थडे के हिसाब से है, और ये कम्यूटेशन वैल्यू एक्सप्रेस एज नंबर ऑफ इयर्स परचेज, ये फैक्टर है उसका। तो जब कोई 60 इयर्स में रिटायर होगा तो उसकी एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे कितनी होगी? फिर 61 होगी। ठीक है, 60 में रिटायर होगा तो अगले जो नेक्स्ट बर्थडे होगा उसमें एज कितनी हो जाएगी? 61 हो जाएगी। तो उसका फैक्टर है 8.194। तो जो सुपर एन्युएशन वाले केसेस हैं उनमें एज ए स्टैंडर्ड मीन्स आपको याद रखना है कि दैट इज 8.194। लेकिन अगर कोई से 59 में रिटायर होता है तो एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे कितनी होगी? 60 होगी ना। फिर उस केस में देखें फैक्टर जो है वो थोड़ा ज्यादा है। 59 में देखें फैक्टर और ज्यादा है। इसमें क्या है? मोर्टेलिटी का
सर ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे डिपेंड करता है। नेचुरली उसी पे डिपेंड करता है, तभी ये फैक्टर्स जो है ना एज के हिसाब से कम होते जा रहे हैं। ठीक है, एज के हिसाब से कम होते जा रहे हैं। जो लोन दे रहा है, क्योंकि ये लोन है तो लोन की रिकवरी के लिए एज चाहिए ना, तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी उस हिसाब से मॉर्टेलिटी का चांसेस जो है वो एडवर्स होते जाएंगे। तो दैट्स व्हाई ये तभी फैक्टर जो है वो कटेल होते जाते हैं। बट जो सुपर एनुएशन का फैक्टर है दैट इज 8.194। तो हमारे केस में कौन सा फैक्टर लगेगा? वही वाला लगेगा ना। यस सर, 8.194। 8.194। अब ये 1 साल की वैल्यू होती है, इसको कहते हैं 1 साल की वैल्यू। नाउ इसको 12 से मल्टीप्लाई करना, तो अब हम देखेंगे ये कितना आता है। 32 050 इंटू हो जाएगा 40%, तो हो गया 12,820। ओके, इंटू 8.194 इंटू 12, तो ये आ रहा है 12,60,565। 12,60,565। समझ में आया सबको? अंडरस्टूड? यस सर। ओके, अब हम लास्टली कैलकुलेट कर लेंगे लीव एनकैशमेंट। ठीक है सर, लीव जी जी ये जो DCRG में सर ये जो 66 है, ये हर जगह 66 लेवल की कम भी आ सकता है ये मैम? हाँ, कम आ सकता है। मैक्सिमम 66 मैक्सिमम से किस कंडीशन कैसे? उसमें अगर सपोज किया उनके 50 होंगे तो 50 से मल्टीप्लीकेशन है फिर। ठीक है, फिर 66 से नहीं है, लेकिन अगर 66 एंड ऑनवर्ड्स है तो रिस्ट्रिक्शन है 66 की। समझ में आया? कम्यूटेशन अपर लिमिट नहीं है। कम्यूटेशन की कोई अपर लिमिट नहीं है। 40% इज द अपर लिमिट। कम्यूटेशन की मैक्सिमम जो आप कम्यूट करवा सकते हैं वो 40%, दैट्स द अपर लिमिट। अमाउंट वाइज नहीं है उसकी अपर लिमिट। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ नंबर 4 is cash in lieu of leave salary। उसमें भी हमने फॉर्मूला किया था, if you guys remember, that was क्या फॉर्मूला था उसका? लास्ट बेसिक प्लस DA, लास्ट बेसिक प्लस DA डिवाइड बाय 30 इंटू हो जाता था अर्न लीव टू days क्रेडिट डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, जिसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी की 300 दिन लीव होगी, मैक्सिमम होगी, तो वो 10 मंथ्स की उनको सैलरी मिलेगी। क्योंकि 300 डिवाइडेड बाय 30 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पे हमने कम ली थी उसकी। ठीक है, लास्ट बेसिक प्लस DA तो ऊपर ही हमने कैलकुलेट कर लिया था। इट वाज 64,100 प्लस 33,973। तो इन दोनों का हम सम टोटल यहाँ पे एज इट इज ले लेते हैं। 33,973 ये आ रहा था 98,073 इंटू हो गया अर्न लीव उनकी हमने ली 290 ली थी। आप लोगों में से ही डिमांड थी 90 दे दें उनको, तो हमने 290 दे दी थी। 290 डिवाइडेड बाय 30, सो इट इज इंटू हो जाएगा 290 डिवाइडेड बाय 30। तो ये बन गया जी 948,039 948,039। क्लियर है? यस सर। ये क्या? ओके,
अब हम देखते हैं कि कम्यूटेशन से पेंशन में कितना फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिक पेंशन थर्ड स्टेप है ना जो इसमें कॉम्पिटिशन टेबल फैक्टर है, उसकी जो वैल्यू होगी वो हम नेक्स्ट एज की लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जितनी एज में वो रिटायर हो रहे हैं, नहीं करना है वो तो इसको टैक्स कर रहे हैं। जितनी एज में वो रिटायर हो रहे हैं, अगले बर्थडे पे कितनी एज होगी वो उसके हिसाब से वो होती है। जैसे हमने बंद कर दी मैंने अपना रजिस्टर लगा दो। मैं नहीं चाहती मेरे को काम करते बायोमेट्रिक ऊपर है, मैं नहीं तो मशीन जाओ नीचे में लगा दूं। मेरे पास क्या होगा कोई काम। बायोमेट्रिक थोड़ी देर बंद कर लें प्लीज। ठीक है, बायोमेट्रिक बंद कर लें प्लीज। ओके, अभी तो ऑफिस बंद हो गया ना, बायोमेट्रिक बंद कर लो। ओके, आप लोग कह रहे थे कम्यूटेशन फैक्टर। तो कम्यूटेशन फैक्टर जो है वो डिवाइस ही इसी तरह से हुआ है। ठीक है, उसका कॉलम क्या है? नेक्स्ट बर्थडे। तो नेक्स्ट बर्थडे कब हुआ? जब आप रिटायर हो रहे हैं उससे अगले वाला। अगर 60 में रिटायर हो रहे हैं तो नेक्स्ट बर्थडे 61 पे है, तो दैट मीन्स 8.194। अगर आपसे 54 में रिटायर हो रहे हैं, एज इज 54, तो फिर एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे कितनी होगी? 55 होगी ना, फिर ये फैक्टर लगेगा आपको 8.6। ठीक है, दैट्स इट। ओके, थैंक यू सर। मेरे वाले केस में ऐसा ही हुआ था, उन्होंने बाय डिफॉल्ट ये वाला लगा दिया था 8.194, जबकि मैं इतना बूढ़ा हूं नहीं, इतना उन्होंने लगा दिया था, तो मुझे बड़ा नुकसान हो रहा था। Then I pointed out and it was restored. Okay, so पेंशन की कैलकुलेशन कैसे होगी? तो बेसिक पेंशन हमारी फिक्स कितनी हुई? अभी ऊपर हमने लिखा ना यहाँ पे 32,050। अब उसमें हमने पहले डीए ऐड करना है। ठीक है, डीए एट द रेट ऑफ जो हमने अभी दिया 53%। तो अगर इसका 53% हम करें तो 32050 इंटू 53%, वो आ जाता है जी 16,987। ठीक है, क्या हम उसको अभी जो है अभी राउंडिंग नहीं करते, एंड में कर लेंगे। ठीक है, जो लास्ट फिगर बनेगी उसमें राउंडिंग कर लेंगे डीए। उसके बाद इसमें क्या मिलता है? एमए मिलता है ना, पेंशन वाले को एमए भी मिलता है, और एमए का रेट तो यूनिफॉर्म है, दैट इज 300। और पेंशन वाले को कुछ मिलता नहीं है, तो टोटल पेंशन उनकी हो गई 32,050 प्लस 16,86 और 300। ये आ रहा है जी 49,336.5। ठीक है, अभी राउंड में कर लेंगे। अब इसमें से लेस हो जाएगा कम्यूटेड वैल्यू कितनी थी? वो थी 40%। ठीक है, तो दैट मीन्स 050 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100, तो 32,050 का 40%, वो हमने ऊपर भी लिखा था, वो था 12,820। ठीक है, तो इसमें से 12,820 माइनस हो जाएगा, और नेट पेंशन जो उनको मिलेगी that would be 49,336.5 minus 1280. 36.5, तो वो हो जाएगी 36,516.5
राउंड करेंगे तो 36517. This is how calculation is made for commuted value. अब अगर आई ओपनर आपने देखना हो कि कम्यूटेशन कितना कॉस्टली फैक्टर है, तो वी कैन सी इट कि जो हमें मिला है कम्यूटेशन का, वो मिला है 12,60,565. सो टोटल कम्यूटेशन टू बी रीपेड. ठीक है, कितना रीपे करना पड़ेगा? 15 साल तक करना पड़ेगा. एक महीने का कितना? 12,820. ठीक है, और 15 साल में कितने महीने हो जाएंगे? 180 हो जाएंगे ना. 180. ठीक, तो दैट मीन्स टोटल जो हमें वापस करना है वो करना है 12,820 इंटू 180, तो वो बनेगा 23,07,600. So what you got and what was repaid, it's more than double. ठीक है, 12,60,565 लेके वापिस कर रहे हैं हम 23,07,600. तो इट्स ए कॉस्टली अफेयर, बट एट द सेम टाइम मैक्सिमम लोग ये लेते हैं. ठीक है, उसके पीछे रीजन ये होता है कि अगर हमारे पास कोई अल्टरनेटिव प्लान है, हमें इमीडिएटली पैसे चाहिए, से वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट ए बिजनेस. ठीक है, क्या हमारे पास इन्वेस्टमेंट का कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमें लगता है रिटर्न काफी आएगा, तो देन वी कैन गो फॉर इट. और दूसरा एस्पेक्ट उसका ये रहता है कि ये जो लोन है, दिस इज रिस्ट्रिक्टेड टू द एम्प्लॉय. ये एम्प्लॉय के ऊपर लोन है, ना कि उसकी फैमिली के ऊपर है. तो इफ द पर्सन डाइज, then this commutation will stop. So no commutation will be deducted from the family pension. ठीक है जी, तो वो भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से सब लोग कम्यूटेशन ले लेते हैं. क्लियर? Yes, sir. Otherwise this is a costly affair. तो इस काफी पैसा वापस करना पड़ता है, मोर देन डबल आपको वापस करना पड़ता है. So that's it. I think all the calculations should be okay. Yes, sir. ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लें अगर नहीं लिखा है साथ में तो. एक्सक्यूज मी सर. जी, सर बेसिक पेंशन और फुल पेंशन में क्या डिफरेंस है? अभी बता देते. जस्ट अ मिनट. स्क्रीनशॉट ले लिए? सर ऊपर कर लीजिए. टेकन? Yes, sir. नो सर, वापस तो लिया नहीं सर हमने. ओके, लिया नहीं. यहाँ से ले लेंगे, फिर से ले लें, कोई बात नहीं. सर क्लास ने ज्वाइन किया, अभी की क्लास ज्वाइन सर 4th से जो है 4th से लेके नीचे तक सर नहीं किया स्क्रीनशॉट. कोई बात नहीं, अभी ले लें. टेकन? डन सर. ओके. तो कौन पूछ रहा था क्वेश्चन? यस सर. जी जी जी. बेसिक पेंशन. Okay. देखिए, you were asking about the difference between full pension and बेसिक पेंशन. basic बेसिक pension. पेंशन. देखिए, जो पेंशन है, बेसिक पेंशन तो हो गया, उसका एक कंपोनेंट है वो. ठीक है, उसके बाद उसमें डीए ऐड होगा, उसमें एमए ऐड होगा, वो सब मिला के जो है वो फुल पेंशन बन जाएगी. ठीक है ना, टोटल पेंशन बन जाएगी. अगर आप फुल पेंशन उस तरह से कह रहे हैं तो वो 50% होता है. ठीक है,
लेकिन 50% भी कई बार कम हो जाता है। जैसे क्वालिफाइंग सर्विस से यहाँ पे 68 6 मंथली पीरियड्स आ गई थी। अगर वही क्वालिफाइंग सर्विस से होती 38 6 मंथली पीरियड्स, तो फिर वो फुल पेंशन मीन्स 50% नहीं बनती। ठीक है, जितनी उनको मिलनी है 50% के हिसाब से 50 नहीं बनेगी, तो उसका प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐड कर दूं वो चीज? यस सर। यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, सपोज हम लेते हैं, सपोज इन द इंस्टेंट केस, ये जो केस हमने डिस्कस किया, नेट qualifying service of the employee was, say it was 36 6 monthly periods. ठीक है, 36 monthly periods. Yes, sir. That is less than requisite minimum of कितने होते हैं? 46 monthly periods. ठीक है, Yes, sir. full pension entitlement. तो उस केस में कैलकुलेशन कैसे होगी? Then monthly pension will be calculated as follows. तो उसमें ये हो जाएगा, लास्ट बेसिक ड्रॉन इनटू लास्ट बेसिक ड्रॉन इनटू नंबर ऑफ, कितने हैं 6 मंथली पीरियड? 36 है ना? 36/40 36 डिवाइडेड बाय 40 हो जाएगा और इनटू हो जाएगा 50%। ठीक है, 50/100। इज इट क्लियर? वो 50% नहीं रहेगा फिर। तो लास्ट बेसिक कितना था हमारा? 64,100। ठीक है, 64,100 इनटू 36 डिवाइडेड बाय 40 into 50 divided by 100। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 64,100 into हो गया 36 divided by 40 into 50%। So in that case it would be 28,845। अब समझ में आया जी? फुल पेंशन का मतलब था 50%। ठीक है, लेकिन अगर क्वालिफाइंग सर्विस 40 से कम है तो फिर प्रोपोर्शनेटली डाउन हो जाएगी, फिर वो फुल पेंशन नहीं मानी जाएगी, फिर वो प्रोपोर्शनेटली डाउन होगी। दैट्स क्लियर? यस सर। ठीक है, सर मान लो एक आदमी 10 साल में सर्विस छोड़ना पड़ता है, तो क्या उसको पेंशन लागू है? कब तक मतलब उसको पेंशन मिलेगी सर? You mean to say कितने साल सर्विस करने के बाद उसको पेंशन मिलना? मिनिमम सर्विस सर, मिनिमम सर्विस कितनी चाहिए? यस सर, मिनिमम 10 इयर्स की सर्विस चाहिए उनको। ठीक है, लेकिन आज की डेट में जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, वो थोड़ा फैक्ट से हटके है। फैक्ट से हटके इसके लिए है कि पेंशन उन्हीं को अलाउड है जो 31/12/2009 को सर्विस में थे। ठीक है, 31/12/2009 को जो सर्विस में थे उन्हीं को ओल्ड पेंशन स्कीम अलाउड है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो 31/12/2009 को सर्विस में होंगे वो आज की डेट में कितनी उनकी सर्विस हो चुकी होगी। ठीक है, तो वो अगर कंटिन्यूटी में पेंशन स्कीम चलती रहती तो वो चीजें रेलिवेंट थी, बट अदरवाइज इट वाज 10 इयर्स। ओके,
ठीक है, थैंक यू। लेकिन आज की डेट में सारे उसको क्रॉस कर चुके हैं, सो सारे ही पेंशनेबल हैं उस तरह से, अगर वो पुराने स्कीम में आ रहे हैं तो। ओके, क्योंकि उनकी सर्विस वो उस लेवल से काफी आगे जा चुकी है। सर ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। सर जो मिसलेनियस पॉइंट्स थे ना पेंशन के, हाँ हाँ, उसमें सर पॉइंट नंबर 8 में थोड़ा डाउट है सर। बताएं उसमें क्या था 8 में। 8 में सर बोल रहे 8 में द गवर्नमेंट सर्वेंट हु मे डाई while in service on or after 01/07/2009 with at least 7 years of service but in service before 01/10/2010. The family pension in such cases shall be paid at the rate of 50% of basic pay loss drawn for a period of 10 years. मैं समझ गया। Yes sir. अगर आपको याद हो तो मैंने शायद ये टाइप करके 2 चीजें दी थी। उसमें था डेथ ऑफ एम्प्लॉय और डेथ ऑफ रिटायरी। ठीक है, यस सर, ये तो बताया था सर आप। ये एप्लीकेबल था डेथ ऑफ एम्प्लॉय वाले केस में, जो हार्डनेस में डेथ हो जाती है दिन की। ठीक, अगर हार्डनेस में डेथ हो जाएगी, अब यहाँ पे वो 7 इयर्स वाला भी इररेलेवेंट हो जाता है आज की डेट में। ठीक है, आज की डेट में वो भी इररेलेवेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम में वो आ रहा है आदमी और से उसकी आज डेथ हो रही है, तो नेचुरली वो तो कितने साल हो गए अब से। ठीक है, यस सर। वो 7 इयर्स से तो अबाउ जा ही चुका है वो आज की डेट में। वो उस समय था अगर 2009 की बात होती तो आज की डेट में कंडीशन जरूर है 7 इयर्स की, लेकिन प्रैक्टिकली वो 7 इयर्स से कहीं आगे जा चुका है। ओके, आज की डेट में तो 26 हो, आज तो 25 हो गया ना, तो आज की डेट में वो काफी आगे जा चुका है। तो 7 इयर्स की कंडीशन ये थी कि अगर 7 इयर्स से कम किसी का बनता था तो उस केस में फिर वो फुल पेंशन वाला नहीं था, मीन्स वो 50% वाला नहीं था, एनहांस पेंशन में नहीं आएगा वो, फिर वो 30% वाले में आएगा फैमिली पेंशन का केस। राइट सर, राइट। और अगर 7 इयर्स की सर्विस हो गई थी तो उस केस में वो फिर एनहांस्ड पेंशन वाले केस में आता है, जिसमें 50% या जो एम्प्लॉय को मिलनी थी वही फैमिली पेंशन मिलेगी। ओके, यस सर अगर इन सर्विस एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उस केस में ग्रेजुएटी का क्या होता है? ग्रेजुएटी मिलती है उसमें। सर उसमें भी कैलकुलेट करना पड़ता है। ऑफ कोर्स उसमें भी करना पड़ता है, सिर्फ उसमें कम्यूटेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कम्यूटेशन तो लोन है, कम्यूटेशन तो एम्प्लॉय को लोन है। अगर उनकी डेथ इन हार्डनेस हो जाती है, इन दैट केस फिर कम्यूटेशन एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि लोन जो है वो फैमिली को नहीं मिलेगा ना, लोन तो एम्प्लॉय के लिए था। ग्रेजुएटी के लिए सेम फार्मूला कैलकुलेट होगा। हाँ, सेम फार्मूला कैलकुलेट, जितनी भी क्वालिफाइंग सर्विस होगी उनकी उसके हिसाब से ग्रेजुएटी मिलेगी। Only thing is commutation will not be applicable in that case. Okay? Excuse me, sir. जी, Sir, there are some terms like deputation, probation, quasi-permanent, and ad hoc. थोड़ा अंतर बताइए, डिफरेंस सर बताइए। देखें, कासी परमानेंट जो है वो 3 साल के बाद होता है आदमी। ठीक है, कासी परमानेंट 3 साल के बाद होता है। उसके बाद आपने क्या बोला? डेपुटेशन, प्रोबेशन। डेपुटेशन का मतलब ये होता है कि मैं एक डिपार्टमेंट को बिलोंग कर रहा हूँ। ठीक है, और मेरा डेपुटेशन किसी दूसरे महकमे में हो जाता है। जैसे सपोज किया आप फाइनेंस से है, ठीक है, तो आपका डिपार्टमेंट जो है फाइनेंस है, लेकिन आपका किसी कारपोरेशन में आप चले जाते हैं तो उसको हम कहते हैं डेपुटेशन पे गए हैं। आपने देखा होगा जो पासपोर्ट ऑफिस है, तो पासपोर्ट ऑफिस में मोस्ट ऑफ द पासपोर्ट ऑफिसर्स दे बिलोंग टू यूटी गवर्नमेंट। तो यूटी से वो पासपोर्ट ऑफिस में है तो वो भी डेपुटेशन पे है। ठीक है ना, कई बार कारपोरेशन पे चले जाते हैं हम लोग, तो वो डेपुटेशन है। मींस पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन दूसरा है
और अभी वो दूसरे में है। I have कहाँ से मिलेगी सर? I have certain cases where some veterinary doctors, they were in the administration. तो पेरेंट डिपार्टमेंट उनका वेटनरी ही था, ओके, तो उसको कहते हैं डेपुटेशन। और क्या पूछा आपने? प्रोबेशन, प्रोबेशन सर। प्रोबेशन तो हो गया ना, जैसे जेकेएस वाले लगते हैं, ठीक है, दे आर अगेंस्ट ए सब्सटेंटिव पोस्ट। तो अभी लेकिन क्या है, अभी उनको ट्रेनिंग करनी है। दे आर वर्किंग अगेंस्ट सब्सटेंटिव पोस्ट and they are drawing the pay as well, but उनके लिए कंडीशन है कि उन्होंने एग्जाम को पास करना है। या कई बार ऐसा होता है कि सर्विस लग जाती है, उसके बाद प्रोबेशन होता है 1 साल का। अभी वो एसओ हट के जो SRO 202 था, या उसके बाद उसकी तरमीम भी आई थी, तो उसमें तो इंक्रीमेंट्स का भी नहीं था 2 साल के लिए, ठीक है, तो उसमें मिनिमम आपका लेवल पे उनको ड्रा करना था, तो उसको कहते हैं हम प्रोबेशनर है। जैसे आप लोग अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस का मतलब डिफरेंट है। अप्रेंटिस जो है वो जॉब में नहीं आया पहले दिन से, वो सब्सटेंटिव पोस्ट पे काम नहीं कर रहा, क्योंकि आप यू आर ड्राइंग स्टाइपेंड, यू आर नॉट ड्राइंग पे। बट अनलाइक यू गाइस, JKS people, they will be taken in the finance, और फिर उनको भी तो ट्रेनिंग करनी है ना, उनको भी SAC 1 और SAC 2 पास करना है, ठीक है, तो उनको हम प्रोबेशनर्स कहते हैं। दे आर ड्राइंग पे अगेंस्ट ए सब्सटेंटिव पोस्ट, बट खुद वो कंफर्म नहीं है अभी, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। ये सारी टर्म्स वैसे आपको मिल जाएंगी, डोंट वरी। सर डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस मतलब कि एक होती है या फिर अलग अलग होती है? फॉरेन सर्विस का मतलब ही ये हो गया ना कि अपनी डिपार्टमेंट से बाहर। फॉरेन का मतलब ये नहीं है कि फॉरेन कंट्री में जाना, ठीक है, तो फॉरेन सर्विस और डेपुटेशन सिनोनिमसली यूज होते हैं। सर पे कहाँ से मिलेगा? सर पे ज्यूरिंग डेपुटेशन पे कहाँ से मिलेगा? जहाँ पे डेपुटेशन पे जा रहे हो आप, वहां से मिलेगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। कई बार प्रमोशन मिलता है आपको पुराने डिपार्टमेंट में, आप डेपुटेशन में हैं और आपको प्रमोशन मिल गया अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में, उसको कहते हैं प्रोफार्मा प्रमोशन, ठीक है। वन मोर टर्म आई एम गिविंग फ्रॉम माय साइड, क्योंकि डेपुटेशन की बात आपने की, तो यू आर ऑन डेपुटेशन बट योर सीनियरिटी इज इन योर डिपार्टमेंट, तो यू आर गेटिंग ए प्रमोशन इन योर डिपार्टमेंट, तो उस प्रमोशन को हम कहते हैं प्रोफार्मा प्रमोशन, ओके। थैंक यू सर। ओके देन, आजा जी, ठीक है सर। ये रिटायरमेंट जी, हाँ जी, आप ये कभी ये मत सोचे कि ये लास्ट क्लास है, अगले दिन भी क्लास होगी, ठीक है। लास्ट में इतना ज्यादा एलोंगेट मत करेंगी, मेरी वो नींद से चली जाए, ठीक है। सो डोंट थिंक दैट दिस इज द लास्ट क्लास, विल हैव अनदर क्लास। हर क्लास में थोड़े थोड़े तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके देन, मिलते हैं फिर। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय।